बहुत किए हो शेष बहुत है, करना है आगे आगे, अनगिनत सुलझने हैं अब जीवन के उलझे धागे, वानप्रस्थ के तिलक लगा, नौ जीवन हेतु पुकार रहा, नौ जीवन हेतु पुकार रहा। मेरे दोस्त एक बार फिर से सभी मेरे दोस्त को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे दोस्त। ऑल मेरे दोस्त को हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे दोस्त। GRG में आपका स्वागत करते हुए, GRG में आपका स्वागत करते हुए हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे दोस्त, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले मैटर देखिए। मैटर क्या है? मैटर है कि पेपर किसका? पेपर सेकंड का हम ऑल टॉपिक कवर करेंगे, टोटल टॉपिक कवर करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले एक पार्ट मैराथन पार्ट फर्स्ट हो चुका है जिसमें 1 to 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं मेरे दोस्त। अब हम देख रहे हैं टॉपिक पार्ट 2, मैराथन पार्ट 2 किसका? पेपर 2 का। तो इसमें हम 10 से बढ़ के हम कितना 20 तक चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। 20 तक क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के विकास हेतु व्यावसायिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को नए आयाम किस वर्ष विद्यालय की रचना में दी गई? तो मेरे दोस्त ये 1988, और यहीं से एक क्वेश्चन भी बनता है मेरे दोस्त। क्या क्वेश्चन बनेगा 1988 में मेरे दोस्त? बनेगा कि विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई, कब की गई मेरे दोस्त? तो 1988 में। एक क्वेश्चन ये भी बन गया इससे, ठीक है मेरे दोस्त। क्या क्वेश्चन बना आप समझ गए कि विद्यालयी पाठ्यक्रम, विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना कब की गई? तो 1988। और यहाँ से भी एक आ रहा है, विद्यालय की रचना किस वर्ष विद्यालय की रचना की गई, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र के नए आयाम मिले तो 1988। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। हम टॉपिक कवर कर रहे हैं 10 to 20। कितना कवर करेंगे इसमें? 10 to 20 मेरे मित्र, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन इसमें से देखने को मिला होगा पार्ट फर्स्ट में, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन इसमें कुछ अलग भी क्वेश्चन होंगे, इसलिए थोड़ा सा और टॉपिक उतना है नहीं, तो ज़्यादा क्वेश्चन कराने में के लिए फिर से मैंने 10 to 20 ले लिया मेरे दोस्त, ठीक है। और लेकिन आप लोग क्लास को देखते तो हो मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें लाइक करने में क्या आ जाता है मेरे दोस्त? लाइक करो यार, लाइक करो, शेयर करो। शेयर नहीं करते हो यार, शेयर नहीं करते हो मेरे दोस्त। आप लोग फ्रेंडशिप डे के दिन बोलना पड़ता है आप लोग से कि शेयर करो यार, क्लास को शेयर करो। शेयर करने में कितने समय लगता है मेरे दोस्त? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक कब है मेरे दोस्त? तो देखो, मध्यस्थ की भूमिका में तो होगा नहीं, पाठ संलग्न में होगा नहीं मेरे दोस्त, शैक्षिक उपक्रम में होगा नहीं, यानी डी नंबर राइट आंसर। यानी अंतः प्रक्रिया है। कैसा? यह अंतहीन प्रक्रिया है, ठीक है मेरे दोस्त। कैसी हो सकता है? तो एक अंतहीन प्रक्रिया है। थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आप लोग को भी देखें मेरे दोस्त, ताकि आप लोग को भी दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पाठ्यक्रम के किस ज्ञान को समेकन होना चाहिए? समेकन होना चाहिए। किस ज्ञान को समेकन होना चाहिए मेरे दोस्त? तो स्वदेशी का, स्वदेशी ज्ञान को क्या होना चाहिए? समेकन होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे दोस्त। लिखा, निम्न में से किसको इस प्रकार की शिक्षा को रचना करनी चाहिए जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके मेरे दोस्त? तो देखिए मेरे दोस्त, पाठ्यक्रम कौन असमानता के विरुद्ध भी क्या होता है? ये संघर्ष करता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। क्या हुआ? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जैसे ये राष्ट्रीय चेतना हम पहचान देख रहे हैं, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि विद्यालय में जो नाटकीय रूपांतरण कर सकती है, मतलब कौन रूपांतरण कर सकती है? ऑप्शन में आपको दे देगा शिक्षा, नई प्रौद्योगिकी, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे करके आपको ऑप्शन में दे देगा सूचना, स्पर्धा। तो मेरे दोस्त देखो, नाटकीय रूपांतर कर सकती है, कौन कर सकती है? नई प्रौद्योगिकी, ठीक है मेरे दोस्त, नई प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन जो बनेंगे। अब आ जाइए, ये भी पूछ सकता है कि नई प्रौद्योगिकी में कौन से मूलभूत चुनौती है मेरे दोस्त? तो आजकल के मूलभूत चुनौती क्या है मेरे दोस्त? तो क्रांति, मूलभूत चुनौती है, क्या है? क्रांति। किसमें? तो नई प्रौद्योगिकी में, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है मेरे दोस्त? क्या आवश्यक है? शिक्षा। हार ये तो खत्म, मूल्य भी खत्म हो गया मेरे दोस्त। क्या बनेगा? शिक्षा। क्या बनेगा? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक सार्थक पाठ्यक्रम के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। कौन उत्तरदायी होगा? शिक्षा ही तो उत्तरदायी होगा। किसके? एक सार्थक पाठ्यक्रम के लिए। सार्थक मतलब पॉजिटिव, ठीक है मेरे दोस्त, हाँ सार्थक। अब आ जाओ, राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है। राष्ट्रीय एकता को कौन विकसित कर सकती है? तो शिक्षा। शिक्षा, ठीक है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकते हैं कौन? शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीकरण की आवश्यकता है, चाहे भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए इसमें से धोखाधड़ी भी नहीं है, नवाचार प्रिय भी नहीं है, बाजार अर्थशास्त्री भी नहीं है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जो एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा पाठ्यक्रम के स्तंभ है मेरे दोस्त, कौन सा पाठ्यक्रम के स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु स्तंभ है, ये क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप इसका आंसर लगाइएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन समझ गए? क्या समझे कि कौन से पाठ्यक्रम स्तंभ के विकास हेतु है? तो देखिए, एक मान लीजिए प्रासंगिकता दे दे तो ये तो आपको है, समानता दे दे ये भी है मेरे दोस्त, समानता भी है, ठीक है। अब आओ, समानता भी है, उत्कृष्टता भी है, क्या नहीं है? तो ये तीन दे दे तो आप समझ लीजिए कि ये पाठ्यक्रम के विकास हेतु है। पूछ नहीं दे दे इसमें से तो इसके अलावा जो हो वो आप आंसर लगा सकते हैं। तो पहला क्या? प्रासंगिकता, दूसरा समानता और तीसरा उत्कृष्टता, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम के स्तंभ के विकास हेतु हैं, तो ये आपके तीन होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 11 नंबर टॉपिक। 11 नंबर टॉपिक जो है चिल्ड्रेन बुक ऑफ ट्रस्ट की स्थापना। हमने आगे बार भी इसका पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था ये लेखक कौन है। अब इस बार पूछा है कि स्थापना, चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? तो इसकी स्थापना जब हुई मेरे दोस्त वह 1957 में हुई। कब हुई? 1957। अब आ जाइए, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों के संपूर्ण योग है। यह कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो हेरोलिकर। किससे मेरे दोस्त? हेरोलिकर, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त क्वेश्चन करने की कोशिश करें। शायद आप लोग का पेपर 9 से होने वाला है, 9 to 16 हो गया। जो 6 को पेपर था वह कब हो गया है मेरे दोस्त? शायद 16 को हो गया, शायद ये नोटिस के तहत है। लेकिन अभी जो जिस तरह से नोटिस के तरह से लग रहा है कि यही हो सकता है, जो 6 को पेपर कैंसिल करके जो 6 वाली पेपर है वह 16 को हो जाए, बाकी 9 से ही शेड्यूल लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल डेट शीट ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है। पाठ्य पुस्तक का प्रकार नहीं है, तो देखिए ये सामान्य पाठ्य पुस्तकें का प्रकार है, संदर्भ पाठ्य पुस्तकें का ऊपर छूट गया, प्रमाणिक पुस्तकें नहीं है मेरे दोस्त। क्या है? प्रमाणिक पुस्तकें का प्रकार नहीं है। बाकी पूछ दे प्रकार कौन कौन है तो ये याद रखिए, सामान्य पाठ्य पुस्तकें भी याद रखिए, संदर्भ पाठ्य पुस्तकें भी याद रखिए और पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें भी रखिए। और ये तीनों दे दे तो सभी हो जाएगा, यहाँ नहीं रहे तो, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आप लोग को दिखे। अब देखिए, सामान्यतः 5 पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है मुझे। सामान्यतः 1 मिनट में देख रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुई, कह रहे सामान्यतः पाठ्य पुस्तकों को क्या होगा मेरे दोस्त? 5 लिखा गया यहाँ। मैंने कहा ना कि यहाँ पाठ्य पुस्तकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों को पूछा है, 5 नहीं, पाठ्य पुस्तकों को, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका 3 भागों में विभाजित किया जाता है मेरे दोस्त। कितने भागों में? 3 भागों में। सभी को एक बार फिर से फ्रेंडशिप डे, सभी को मेरे दोस्त, मेरे सभी दोस्त हैं यार, और सभी लोग मेरे दोस्त हैं।
निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम की अनुदेशात्मक सामग्री है कौन कौन। तो देखिए ये आपको हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अभिक्रमित सामग्री, दृश्य सामग्री, यानी सभी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें से पूछते किस अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है तो आप ये तीन याद रखिए, कोई दूसरा दे दे, जैसे क्या दे दे आपको, सामान्य पाठ्य पुस्तकें दे दे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं होती हैं, क्योंकि यह क्या है, यह पाठ्य पुस्तक के प्रकार है। पाठ्य पुस्तक के प्रकार पूछा ना, समानता कितने होते हैं, तो यहाँ तीन होते हैं, लेकिन वो कौन कौन होते हैं मेरे मित्र, कौन कौन होते हैं। तो देखिए, संदर्भ पाठ्य पुस्तकें होते हैं, सामान्य पाठ्य पुस्तकें होते हैं, और पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें होते हैं। तीन आपको ध्यान रखना है। ये तो तीन दे दिया, लेकिन कौन कौन, संदर्भ पाठ्य पुस्तकें, ठीक है, संदर्भ पुस्तकें ले लो, मान लो सामान्य पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें। ठीक है मेरे दोस्त, यानी तीन यहाँ ले लो। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्त। अब इसमें से तीनों में से कोई दे दे, इसमें से दृश्य सामग्री, तो ये क्या है, ये सब अनुदेशात्मक सामग्री है ना मेरे मित्र। तो इधर से आपको थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ, शिक्षण इकाई के विषय में गणित कथन गलत कथन है। शिक्षण इकाई के विषयों में गलत तथ्य है मेरे दोस्त, कौन सा, तो देखो अपेक्षाकृत छोटा होता है, ये तो गलत है, सही है। ठीक है, और शिक्षण इकाई जो हम लोग क्या करते थे, शिक्षण इकाई हम लोग शायद पढ़े थे क्या, माइक्रो टीचिंग, वो एक सूक्ष्म शिक्षण इकाई ही तो थी मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से तो ये एक छोटा समय था। ये शिक्षक का कक्षा शिक्षण हेतु करता है, सही है। सही शिक्षण इकाई सही चरण के आधार पर नियोजित कराती है, सही है, यानी डी नंबर नहीं है, जिसका क्षेत्र व्यापक होता है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, ये देखने को मिला था क्या, यही क्वेश्चन था क्या, हाँ देखिए इसका आंसर 1957। अब आ गया उसी में से क्वेश्चन आपको दे दिया, देखो बहुत घुमा के क्वेश्चन कर रहा है। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना में कौन जुड़ा है, तो बी के शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेब्यू के अनुसार बालक के स्वाभाविक रुचियों की संख्या पूछा है मेरे दोस्त, तो 4 संख्या है, कितने हैं, 4 संख्या है। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 11 नंबर टॉपिक से। हाँ दोस्तों, तो अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 12। क्या देखेंगे, टॉपिक 12। हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, शायद इसके कुछ क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो जो पार्ट 1 मैराथन था, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा मेरे दोस्त, प्ले लिस्ट में, उसमें आप देखेंगे शायद ये भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड हो गए थे मेरे दोस्त उसमें। ठीक है मेरे दोस्त, तो कोई बात नहीं, हम वो भी क्वेश्चन देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब क्या है, बहुत अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, पाठ्यक्रम के नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा के स्थान पर नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मेरे दोस्त, क्या, चरित्र निर्माण करना। क्या है मेरे दोस्त, चरित्र निर्माण करना। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के विकसित होने वाला आत्मा का विकास करना है। यह कथन किसका है मेरे दोस्त, कथन किसका है, तो महेश्वरी अरविंद घोष का। किसका है, महेश्वरी अरविंद घोष का। एनसीईआरटी नई दिल्ली में कितने जीवन मूल्यों को उल्लेख किया है मेरे दोस्तों, वह 83। कितना जीवन मूल्य है। अब इसकी स्थापना पूछ दे तो आप कमेंट सेक्शन करें 1900 डैश डैश, आप इसके बाद पता करें, आप इसके कमेंट सेक्शन में करेंगे क्या आंसर है। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में कितने लक्षण हैं, लक्षण मेरे दोस्त पूछा है, तो 10 लक्षण है। कितने, 10। समाज में वर्णों का आधार था, तो आपको आगे भी पढ़े होंगे क्या, कर्म के आधार पर। पहले ये जान लीजिए 4 वर्ण होते थे, आपको मैंने पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें फर्स्ट पेपर में एक ब्राह्मण, दूसरा क्या, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, और तीसरा वैश्य, और चौथा क्या थे हमारे शूद्र। तो पूछा किस क्या आधार क्या था मेरे दोस्त, तो कर्म के आधार पे पाठ दिया जाता था। किसके आधार पे पाठ दिया जाता था मेरे दोस्त, कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नैतिक शिक्षा का ज्ञान करने वाला कौन होता है? नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीति शास्त्र। क्या हो जाएगा? नीति शास्त्र। नैतिकता शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे दोस्त? अच्छाई और बुराई दोनों से। किससे संबंधित है? अच्छाई और बुराई दोनों से। निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं भारत में? पूछा है भारत में कितने धर्म प्रचलित हैं? तो इसका आंसर दिया है 6। अब 6 ये धर्म कौन कौन है आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, कौन कौन धर्म है मेरे दोस्त? हिंदू तो जान ही गए, मुस्लिम जान ही गए, और क्रिश्चियन। आप कमेंट करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए अब आ जाओ। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का आकलन हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 13। ठीक है मेरे दोस्त, अब आया है CIPP का फुल फॉर्म है। CPPI का फुल फॉर्म है। तो मेरे दोस्त देखो, यहाँ कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोडक्ट मॉडल लिखा है। यहाँ कंटेंट इनपुट प्रोसेस मॉडल यानी बी नंबर राइट आंसर। यहाँ प्रोसेस इसी तरह से कन्फ्यूजन करेगा, इसी तरह से, लेकिन हमें ध्यान में रखना है CPI का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है मेरे दोस्त? ठीक है, किसके लिए दिया गया? तो बीमा मॉडल के लिए। किसके? बीम मॉडल के लिए। किसके लिए? बीम मॉडल के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार का प्रारूप अंग है? दीर्घ उत्तरीय तो आप जानते हैं, दीर्घ उत्तरीय कब निबंधात्मक होता है तभी तो दीर्घ उत्तरीय लिखते हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा पेज में आता है। जैसे अब तक ऑब्जेक्टिव नहीं रहता तो हम लोग क्या चार क्वेश्चन हर पेपर में निबंधात्मक टाइप से लिखना होता है, 4 5 पेज का मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन अब तो क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया मेरे दोस्त। तो अब तो टीक लगाना है, गोला करना है। तो गोला सही करिएगा मेरे दोस्त, गोला सही करिएगा। पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया था। एक बार फिर से मैं बता दूं पीडीएफ के लिए कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप ले भी सकते हैं पीडीएफ। चलिए दिखा दें, ये नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के बारे में। चलिए देखते हैं फिर से हम अपना क्लास। आइए, फिर कह रहा है कि निम्न में से मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है? क्या गलत है मेरे दोस्त पूछा है। तो गैर तकनीकी शब्दों का क्या पूछा है? गैर तकनीकी शब्दों के प्रयोग में किया जाता है। ये नंबर डी नंबर गलत है मेरे दोस्त, बाकी आपका सारे सही हैं। अब आ जाइए, मूल्यांकन की विशेषता कौन सा विकल्प समाहित नहीं है मेरे दोस्त पूछा है। तो देखिए, यहाँ जब निगेटिव आ रहा है तो आप निगेटिव सोचो। यहाँ देखो, केवल कक्षा तक सीमित है। अब आओ, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेशन कितने रूप में किया जाता है? कितने रूप में किया जाता है? तो 2 रूप में किया जाता है। कितने रूप? 3 रूप, सॉरी, कितने रूप में किया जाता है? 3 रूप में किया जाता है। मूल्यांकन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्वारा स्कूल के प्रगति करते हुए विद्यार्थी को व्यवहारिकता परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनके व्याख्या की जाती है। यह परिभाषा मेरे दोस्त, परिभाषा तो आप जरूर रखेंगे, परिभाषा सबका, परिभाषा आप जरूर याद करें। और यही कठिन है मेरे दोस्त, यही कठिन है। बाकी तो आप कुछ कर ही लोगे, लेकिन परिभाषा जरूर ध्यान रखना मेरे। लैन और आना, यह एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है मेरे दोस्त, तो विस्तृत रूप में। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधियाँ हैं। प्रविधियाँ कौन कौन हैं? तो देखिए, प्रश्नावली, साक्षात्कार और परीक्षण, यानी डी नंबर राइट आंसर। अब देखेंगे हम 14 नंबर टॉपिक, जो मैं पाठ में चर्चा करने वाला होगा उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अब ये सब जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने की नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन। कहीं कहीं तो ये मैं देख रहा हूँ कि सभी मैं इजी नोट्स भी लेकर देखा तो उसमें भी देख रहा हूँ बहुत जगह ऐसा है जहाँ सभी जो आप कॉमन सेंस पर आंसर कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन छांटा हूँ, क्वेश्चन छांट के ही इसमें ऐड किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी आप कुछ कॉमन सेंस पे भी कर सकते हो। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन जो ये कथन है पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ो, और पढ़ने के बाद इसका आंसर जो हो जाएगा मुफात हो जाएगा। मुफात जी ने कहा था ये कथन। अब आ जाओ,
निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? किस प्रकार का किया जाता है? वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। अब मैं कुछ दिन बाद आप लोग का, जैसे ये सब मैराथन क्लियर हो जा रहा है सभी पेपर का, तो मैं आप लोग को ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज नहीं लेकर आऊँगा, सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, और सारे मिक्स क्वेश्चन से आप लोग को आंसर करना है, सारे मिक्स क्वेश्चन से आप लोग को आंसर करना है मेरे दोस्त। अभी जब तक मैराथन क्लास न क्लियर हो जाए तब तक नहीं चलने वाला है। और मेरे मित्र कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन, मेरे दोस्त चैनल मोनेटाइज करीब आके 10 दिनों से एडसेंस अकाउंट में मेरा बोल रहा है, एडसेंस अकाउंट जो बनता है एडसेंस अकाउंट, उसमें आज 20 दिनों से मेरे को परेशानी हो रही है। उसमें बोल रहा है ऑलरेडी अकाउंट, और वो अकाउंट पता नहीं है कि कब का अकाउंट है, कैसा अकाउंट है मेरे दोस्त। ठीक है, यदि इससे कोई समस्या से मतलब कोई इसकी समस्या जानता हो तो मुझे ज़रूर संपर्क करे। किस नंबर पर संपर्क करेगा? 9852621988। इस पे ज़रूर संपर्क करके थोड़ा सा हेल्प कर सकता है मेरे को भी। एडसेंस अकाउंट के बारे में किसी को कुछ जानकारी हो तो मेरे दोस्त इस पे मेरे को थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं कॉल करके, क्योंकि जब तक मेरा एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा तब तक मैं लाइव शायद नहीं आ सकता। और लाइव ज़रूर आऊँगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब भी दिए हो, वॉच टाइम भी दिए हो, सब दिए हो 1 महीने के अंदर में, सब दिए हो 1 महीने के अंदर में मेरे दोस्त। और आप लोग मेरे लिए तो बहुत दोस्त से भी बड़े चीज़ हो मेरे दोस्त। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों? क्या नहीं किया जाता है? पूर्व ज्ञान, समझ और स्तर, अधिगम, तो यानी सभी शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अधिगम प्रक्रिया में एडसेंस से कोई भी एडसेंस के बारे में कुछ जानकारी हो तो मेरे को दोस्त वो नंबर दिए हैं, उस पर ज़रूर कॉल करेगा मेरे दोस्त, और थोड़ा सा हमें बताएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, और ये भी जान ले, जो ईमेल बता रहा है कि ऑलरेडी है, वो ईमेल हमें पता भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। परंपरागत शिक्षा प्रणाली का दोष है मेरे दोस्त। दोष कौन कौन है? तो शिक्षा को सीमित करना, ये भी एक दोष है। ठीक है, और पाठ्यक्रम के सहयोगी क्रियाओं का अभाव। ठीक है, ये भी है। डी है, सी, यानी सभी डी नंबर राइट आंसर हो जाए। नई टीम काम कर रही थी लेकिन मैंने अभी उन लोगों को हटा रखा है, इसलिए हटा रखा है, क्वेश्चन सब रेडी हैं, बेकार में पैसा कहाँ से मिलने वाला है कि हम उन लोगों को देंगे। इसलिए टीम भी अभी काम नहीं कर रही है, अभी मैं अकेले कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग को कराते रहूँगा मेरे दोस्त। अभी टीम नहीं है। एग्ज़ाम बाद सबकी टीम बनेगी, एग्ज़ाम बाद। ठीक है मेरे दोस्त, एग्ज़ाम बाद सबकी टीम बनेगी, जब ये चैनल का मोनेटाइज होने का सब चीज़ हो जाए उसके बाद। चलिए देखते हैं फिर। परीक्षा के योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है मेरे दोस्त? कब किया जाता है? शिक्षण इकाई के अंत में। कब किया जाता है? शिक्षण इकाई के अंत में। अब आ जाओ। निम्न में से सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है मेरे दोस्त। तो मैं बता रहा हूँ, विद्यार्थी के निष्पादन तथा ऋणात्मक टिप्पणी करना। ठीक है मेरे दोस्त, ये नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है मेरे दोस्त? तो विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरह। निम्नलिखित में से नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी पद्धति है मेरे दोस्त? तो देखिए, सतत एवं मूल्यांकन प्रक्रिया। अब आ जाओ इंटर्नशिप के बारे में हम जानेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन इंटर्नशिप। अब आ जाओ, क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इंटर्नशिप से। ये सब क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला भी है। जो आप लोग 4 मंथ का इंटर्नशिप किए होंगे, इंटर्नशिप है इसमें, हाँ इंटर्नशिप है 15। तो देखो, 4 महीने का जो तुमने क्या किया है, इंटर्नशिप किया है, वो स्कूल में जाकर पढ़ाए हो। शायद तुम लोग नहीं पढ़ाए होगे क्योंकि कोरोना है, कोरोना में सब किया था, स्कूल बंद है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन कोई लड़का टीचिंग किया हो या जैसे हो, इंटर्नशिप तो करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लो, एक मैं बता दूँ, इंटर एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है? इंटर एक कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कैद होता है। क्या होता है? कैद। ठीक है मेरे दोस्त, यह शब्द
नया व्यवसाय एवं नौकरी होने वाले कॉलेजों में करने वाले कॉलेजों में या उनके छात्रों को प्रयोग की जाने वाले नए नए मतलब आप जैसे गए हो किसी स्कूल में, तो अभी आप नए हो, आपको पढ़ाने के लिए उसमें क्या दिया जाता है, आपको एक मौका दिया जाता है कि आप उस 4 महीने में क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं मेरे मित्र। तो इसी को यानी प्रशिक्षु क्या होता है, प्रशिक्षु भी कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, इनको इनको क्या कहा, जो इंटर्नशिप करने वाला है, जो भी हम हैं, आप लोग भी कर रहे हैं इंटर्नशिप। तो मेरे मित्र, तो जो आप प्रशिक्षण कर रहे हो, प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण जो है वो वह 4 महीने के जो आप जाके प्रशिक्षण कर रहे हो मतलब पढ़ा रहे हो, उस समय वही जो अवधि होता है उसको हम कहते हैं इंटर्नशिप। वो अवधि को हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। और वही क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इंटर्नशिप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कैद है मेरे दोस्त। अब इंटर्नशिप की अवधि अधिकतम कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 6 माह तक होना चाहिए इंटर्नशिप का अधिकतम अवधि। ठीक है, इंटर्नशिप किसका स्वर्णिम अवसर देता है मेरे दोस्त, तो सीखने और समझने का। जैसे हम लोग बीएड कर रहे थे तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, लेकिन सबसे पहले हमें क्या मिला, एक माइक्रो टीचिंग मिला, फिर एक स्कूल टीचिंग मिला जो 2 मंथ का शायद था, जिसमें हम लोग लेसन प्लान बना के जाके पढ़ाते थे मेरे दोस्त। फिर उसके बाद अभी क्या मिल रहा है, 4 मंथ का इंटर्नशिप मिल रहा है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, स्कूल से सीखने और समझने की मौका मिल रहा है मेरे दोस्त। यानी ये स्वर्णिम अवसर जो है ये हमें सीखने और समझने के मदद करती हैं। मॉक संसद से आप क्या समझते हैं, क्या संबंधित है मेरे दोस्त, किससे संबंधित है मेरे दोस्त, तो नागरिक सेवा से। अब आ जाइए, किस संगठन के इंटर के रूप में मिलता है मेरे दोस्त, किस समस्या में, तो सहकर्मी एवं कार्य के रूप में। आप उन जैसे आप टीचर बन के गए होंगे तो आप शिक्षक को क्या कर रहे होंगे, सहायता करते होंगे या उनके कार्य करने में सहायता करते होंगे। जैसे वो शिक्षक पढ़ा रहे थे तो वो अपने जगह पर आपको थोड़ा सा कहें कि जाओ भाई आप पढ़ाओ, इंटर्नशिप करने वाले आए हो तो कुछ दिन आपको पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। तो ऐसे होता है, आपको मिलता है पढ़ाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या कहा जाएगा, सहकर्मी के कार्य कहा जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब आओ, छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य एवं पढ़ाई गई वस्तु को कमी को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ कहा है कि छात्रों को क्षेत्र संबंधी गृह कार्य पढ़ाई वस्तु की कमी में किसके द्वारा, तो इंटर्नशिप द्वारा। किसके द्वारा हम कर सकते हैं, इंटर्नशिप द्वारा। अब आओ, सैनिक शिक्षा की एनसीसी क्रिया में आप लोग बहुत लोग होंगे जो कुछ लोग एनसीसी भी किए होंगे मेरे दोस्त, एनसीसी। ठीक है, नेशनल कैडेट्स कोर्स होता है। ठीक है, जो सेना उना में जाने पर शायद छूट भी मिलता है इसमें कुछ बच्चे लोग को। ठीक है, कोई सेना में जाना चाहता है तो उसमें छूट मिलता है, कुछ ऐसा है जो एनसीसी किए हुए रहते हैं। हाँ, कोड बोलते हैं, नेशनल कैंडिडेट्स कोर्स बोलते हैं ना इसको। ठीक है, अब आ जाओ, शैक्षिक शिक्षा में एनसीसी की क्रिया के अंतर्गत होता है, कौन को अंतर्गत होता है मेरे दोस्त, तो ए शारीरिक क्रिया, और एक चीज़ क्या था, भूल गए, रहने दो। चलो 16 टॉपिक उठाते हैं। 16 नंबर टॉपिक क्या करता है, रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सहगामी समूह और शिक्षक द्वारा शिक्षण दक्षता के आकलन व छात्र द्वारा स्व आकलन किसी भी व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए होता है। क्या आवश्यकता है, ये मतलब पाठ्यक्रम था ये वाला, मतलब टॉपिक नाम था। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कहा है कि किस व्यवसाय हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए किसका होना आवश्यक है। तो देखिए, आपके पास यदि कौशल है तो आप उसमें दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, कौशल है तो। ठीक है मेरे दोस्त, एक चीज़ और है मेरे दोस्त, एक चीज़ और है, कविता इज हियर चैनल एक है, कविता इज हियर एक चैनल है मेरे दोस्त। शायद इस पे अंग्रेजी का कंटेंट है, शायद ये कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन मैंने देखा था, कुछ देखा था हल्का। तो अंग्रेजी कंटेंट के लिए, जो भी अंग्रेजी कंटेंट के लिए आप मतलब विजिट कर रहे हैं, तो शायद कविता इज हियर पे आपको मिल सकता है मेरे दोस्त। तो आप कविता इज हियर पे जाके अपना इंग्लिश का कंटेंट देख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब आ जाइए, क्या है, ये आपको आवश्यक हो तो क्या ज़रूरत है, कौशल ज़रूरी है मेरे दोस्त, कौशल ज़रूरी है, कौशल ज़रूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, कौशल ज़रूरी है। आप फिर चले जाओ,
कहाँ? शिक्षण व्यवस्था में सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहार को डालते हैं मेरे दोस्तों, शिक्षक डालते हैं। कौन? शिक्षण व्यवस्था में एक शिक्षण व्यवस्था है जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहार कौन डालेगा? तो शिक्षक ही डालेगा मेरे दोस्त, जाहिर सी बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज के शिक्षक के सामने कैसा दायित्व है मेरे दोस्त? तो चुनौतीपूर्ण है। कैसा है मेरे दोस्त? चुनौतीपूर्ण। अब आ जाओ, हमारी शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी क्या है मेरे दोस्त? तो देखो, मूल्यांकन का सबसे बड़ी कमजोरी यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। अब आ जाओ, इससे किससे अपेक्षा की जाती है कि अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र को बाहर के क्षेत्रों में जानकारी हो मेरे दोस्तों? अध्यापक को, अध्यापक से ये अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्य क्षेत्र से भी बाहर की जानकारी रख सकता है। ठीक है, हम आ जाओ, अध्यापक के लिए सभी अध्यापक बनेंगे, सभी सरकारी शिक्षक बनेंगे, सभी बनेंगे मेरे दोस्त। बस टक्कर लगाओ अपना, और आप कभी भी अपना आत्मविश्वास न हारो। मैंने बताया ना कि अनगिनत सुलझने हैं अब भी जीवन के उलझे धागे हैं, लेकिन वानप्रस्थ के तिलक लगाकर नवजीवन पुकार रहा है मेरे दोस्त, नवजीवन पुकार रहा है। ठीक है, अभी आप यूपी टेट क्लियर करोगे, यूपी टेट के बाद सुपर टेट क्लियर करोगे, आप ही करोगे मेरे दोस्त, आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। आप ही कर सकते हो। अपने अंदर जिस दिन ये ला दिए कि मैं ही कर सकता हूँ, उस दिन तो भैया बस होना ही है। आ जाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना। अध्यापक की कक्षा में शिक्षण विश्वासपूर्ण पढ़ाने के लिए कितने प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार की। अब आ जाओ मेरे दोस्त, यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 से 20 तक। इसमें मैथ कैलकुलेशन है, 17 से 20 है ना, इसमें मैथ कैलकुलेशन है। जो समझ गया वो आराम से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ लिया वो बना लिया। तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करो आप लोग को। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ क्या दिया है? टॉपिक नेम क्या है? 17 नंबर। एक में टॉपिक देख लें, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप दिया है। अब देखिए, इसमें जो माध्यमान का अर्थ जो है, माध्यमान मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है, मध्यमान का जो अंतर है, मध्यमान, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं क्या है मध्यमान का अंतर। ये नहीं है मध्यमान, या नहीं है मध्यमान का अर्थ। तो सबसे पहले जानिए मेरे दोस्त कि अंक गणित में क्या होता है। अंक गणित में इसको हम औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक गणित में औसत बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मध्यमान कहीं क्या कहलाएगा, कहीं आपको ये समूह कहलाएगा, तो कहीं प्रतिनिधित्व कहलाता है, कहीं औसत कहलाता है मेरे दोस्त। तो ये देखो, अंक गणित में क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। ध्यान रखना, ये मध्यमान अंक गणित में क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा, सांख्यिकी में मध्यमान क्या कहलाता है? समूह को प्राप्ति। ठीक है मेरे दोस्त, क्या? सांख्यिकी स्टैटिक्स, सांख्यिकी में क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? मध्यमान क्या कहलाता है? समूह के प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति के प्राप्त। ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें ये क्या करता है? सांख्यिकी मध्यमान क्या कहलाता है? समूह के प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति होती है मेरे दोस्त इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? कहीं ये क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। और सांख्यिकी के भाषा में ये क्या कहते हैं? हम इसको मध्यमान कहते हैं। सांख्यिकी के भाषा में इसको हम मध्यमान कहते हैं। क्लियर हो गई? और यह प्राप्तांकों में केंद्रीय प्रवृत्ति में स्पष्ट करता है मेरे दोस्त। अब आ जाओ, थोड़ा सा औसत निकालने को दे दे, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे। तो देखो, औसत कैसे निकलता है? तो मानो ये 3 है, 6 है, 5 है, 8 है, कह दे औसत निकालो। तो क्या करोगे? सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो। तो 9 5 14, 14 8 कितना हो गए? 22। 22 में 4 से डिवाइड लगा दो, बस औसत निकल गए। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 से लगा दो, बस ऐड करके जितने डिजिट होंगे लगा दो। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम देखेंगे माध्य, बहुलक पहले समझ लो। बहुलक इसमें भी दिया है। बहुलक क्या है? तो देखो, सिंपल भाषा में समझना। जैसे ये 3 5 9 8 4 6 7 8। ठीक है, तो ये क्या है? दे दिया। अब इसमें से देखो, सबसे बड़ा डिजिट जो है, सबसे बड़ा डिजिट वो कितने बार आया है? तो देख रहे हैं 8 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो जो जिसमें देखो, मानो कि जो जितना बड़ा होगा, मतलब
आने की संख्या, जैसे मानो 8 2 बार आया तो ये क्या हो गया, इसका बहुलक हो गया। यदि इसमें 5 10 बार आया होता तो 5 बहुलक होता। ठीक है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा हो आने की उसको हम बहुलक बोलते हैं। क्लियर हो गई मेरे दोस्त। अब आओ माध्यिक देखो, माध्यिका, माध्यिका देखो, माध्यिका क्या होता है मेरे दोस्त। तो देखो ये डिजिट दे दिया 3 6 5 4 8 2। ठीक है, अब इसको पहले हमें क्या सजाना पड़ेगा, क्या कर देंगे, सजाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, 2 3 4 5 6 8। अब क्या किया मैंने, 2 3 3 6, तो देखो ये 2 इधर बांट दिया, 2 इधर बांट दिया, बचा क्या 5 और 4 9, तो 9 में 2 डिजिट से डिवाइड लगा दिया। अब मानो कि यहीं पे कोई एक और डिजिट आ जाए, 9 आ जाए, तो मैंने यहाँ 9 लगा दिया और बढ़ते गया, तो 3 इधर डिवाइड हुआ, 3 इधर डिवाइड, ये क्या बचा 5 बचा, तो 5 क्या हो गया हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, यानी ओड नंबर रहेगा। ओड नंबर यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7, सजाना हमें वही है, सजा दिए वैसे सातों डिजिट को। सजाने के बाद एक नंबर इधर 3 छांट लिए, इधर 3 छांट लिए, और जो बचा वो हमारा माध्यिका हो गया। अब जिसमें इवन हो, मानो ये 9 हट गया, तो मैंने सजाया तो ये 9 हटा लिया, तो देखो 2 इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 जो बचेगा बीच में उसको हम माध्यिका निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे, यानी माध्यिका निकल गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब आओ क्या माध्य देख लो, माध्य, ये माध्य जो है ना मेरे दोस्त, ये माध्य जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जो है औसत जैसे था वैसा ही जोड़ लो, जोड़ लो और सबको उतने से डिवाइड लगा दो, जितने डिजिट होंगे उससे डिवाइड लगा दो, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक और औसत हमने क्या कर लिया, समझ लिया। ठीक है मेरे दोस्त। और ये जो है क्या करता है, प्रतिनिधित्व भी करते रहता है, जहाँ तहाँ देखेंगे हम ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन को। कहाँ गया भैया, आ जाओ जल्दी से। हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा इधर भी देख लें क्या है, तो और कोई छूटा उटा तो नहीं है। आपके दिया भी है कि मध्यमान और बहुलक क्या है, आपकी ईजी नोट्स में भी एक क्वेश्चन इंक्लूड है, मल्टीप्लाई भी कहीं कहीं मल्टीप्लाई भी इंक्लूड है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी आपको दिखा देते हैं हम कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद आपको फिर बताते हैं। मानिए 0.9 है, इंटू कर दिया आपको 0.007, तो आपको मल्टीप्लाई नॉर्मल करना है। नॉर्मल कितना हो गया इसका मल्टीप्लाई 63। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना 3 डिजिट, और डेसिमल के बाद इधर कितना 4 डिजिट, यानी ये मल्टीप्लाई पे डेसिमल कितने डिजिट पर होना चाहिए, 4 डिजिट पर, तो मैंने 2 0 लगा दिया, तो ये 4 डिजिट हो गया। इसके बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, फिर 0 लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई, ये आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें आपको किसी तरह की नहीं घबराना है, किसी तरह का नहीं घबराने की बात है। ठीक है मेरे दोस्त, किसी तरह का घबराने की बात नहीं है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन और दिया है इजी नोट्स में, आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, जगह थोड़ा सा ले लूँ। मैथ का कैलकुलेशन दिया है तो समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया है इजी नोट्स में, 15 10 12 8 18 16 12। अब पूछा इसके मध्य मान क्या होगा। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, इसको सजाओ, क्या सजाओगे किस में, बड़े से छोटे से बड़े की तरफ, तो 8 हो गया वाला छोटा, 10 हो गया। ठीक है, 10 के बाद क्या होगा, 12 दिया है, 12 दो जगह है, 2 जगह 12 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने लिखा 15, फिर 16, फिर 18, कितने डिजिट हैं, 3 3 6 1 7, इसमें भी 3 3 6 1 7, तो देखो इधर बांटो इधर बांटो, ये क्या आ गया, बीच में बच गया, क्योंकि ये ओड नंबर था, तो ये जो बच गया वही क्या हो गया, मध्यमान, यानी 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इजी नोट्स में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका हमने निकाला है, ध्यान रखिएगा, माध्यिका निकाला है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, क्या निकाला है मेरे को, माध्यिका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया आपको, हाँ ये भी आपको समझ में आ गया। अरे मेरे भाई कहाँ गए, स्वर्णिम इंटरशिप भागो यार तुम, वीडियो रोको। हाँ दोस्तों, तो चलो देखते हैं, यहाँ था कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की सहायता करता है। सहायता किससे कौन करता है, तो देखो ये समांतर सहायता कौन करता है, औसत करता है, सी। ठीक है,
अब आ जाओ, फिर कहा है एक कथन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। किसने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान सारे आंकड़ों का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है मेरे दोस्तों? सी, रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस ने। मनोवैज्ञानिक में प्रयुक्त होने वाला केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है मेरे दोस्तों सभी। कौन कौन? औसतांक, माध्यांक और बहुलांक। ये तीनों मैंने आपको बताया भी था कि बहुलांक क्या होता है, औसतांक क्या होता है और मध्यांक क्या होता है। अब आओ, कितने नंबर क्वेश्चन? 28 का 13 दे रहा है आंसर। ये जो मैंने मध्यमान बताया था इजी नोट्स में, ये शायद 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये तो सब समझा दिए। एक इजी नोट्स वाला क्वेश्चन जो बताए थे आप लोगों को, हाँ वो क्वेश्चन आपको ध्यान में देखना, दिखाएंगे जो इजी नोट्स के क्वेश्चन वो बाद में देखेंगे हम क्या है। अब आ जाओ, किसने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति एक दोहरी प्रवृत्ति है? तो देखो मेरे दोस्त, गैरेट ने कहा। निम्नलिखित में से किसके संख्या की गणना की सहायता मिलती है मेरे दोस्त? तो गणना की सहायता बारंबारता से मिलती है। किससे? बारंबारता। आपने देखा होगा एक चीज़, क्या देखा होगा मेरे दोस्त? 10th में जब पढ़े होंगे तो ऐसा एक बॉक्स बन के आता था, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ डिजिट दिए 6, 3, 2, 4, 8 ऐसे करके है। स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा 10th में। अब यहाँ बारंबारता, यहाँ आ जाता, हमने बारंबारता लिख देते थे, यहाँ वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है, और ये बारंबारता चिन्ह हो जाएगा मेरे दोस्त। तो जो गणना करने में सहायता देता है, कौन कितने बार आया वही, तो वो क्या होता है? बारंबारता होता है। यानी इसमें सहायता कौन कर रहा है? तो बारंबारता करेगा, ठीक है। किस समूह में विशेषता आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती है मेरे दोस्त, क्या है? नहीं की जा सकती है। तो देखिए मेरे दोस्त, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आसानी से हम जो है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सिग्मा, एम, डी, विचलन ये सब निकालना पड़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बारंबारता में आराम से निकाल सकते हैं, दंडभुज में भी आराम से निकाल सकते हैं। दंडभुज में ऐसे, दंडभुज वाला ऐसे ही तो होता है। फिर ये हो गया, मानो 2 लोग हैं तो ऐसे ही तो होता है दंडभुज वाला, ठीक है। तो ऐसे यदि 3 लोग हो तो फिर ये एक मान लो ऐसे बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये चिपक के बढ़ेगा इसके साथ, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे बढ़ गया, ठीक है, ऐसे होता है बारंबार। तो ध्यान रखिएगा, दंडभुज। संचयी बारंबारता आपको पता ही होगा, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, एक दूसरे को घटा के निकाला जाता है, ठीक है। अब आ जाइए फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, चारों ओर जो होती है वह समस्त अंकों की प्रवृत्ति के अंक केंद्रीय अंकों के मूल्य के चारों ओर केंद्रित होने की होती है। इस प्रवृत्ति को कहते हैं कौन सा? केंद्रीय प्रवृत्ति। मध्यमान का मुख्य दोष क्या है मेरे दोस्त? क्या है? तो देखिए, यह गणना में अधिक समय लेता है, अधिक कैलकुलेशन अधिक कराता है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में कौन सा बांटता है? कौन बांटता है मेरे दोस्त? तो मध्यमान बांटता है 2 बराबर भागों में। अभी मैंने आपको बताया था ऐसे करके 2 बराबर भागों में। अब देखते हैं हम विचलन के मापे। सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, विचलन के माप। तो देखिए, विचलन के माप में आपको पहले जानना है शतांशीय। क्या जानना है? शतांशीय, ठीक है। शतांशीय जो है मेरे मित्र, वो क्या है? तो देखो, जैसे आप p के नीचे 10 लगा है, p के नीचे 15 लगा है, p के नीचे p लिखा है, p के नीचे क्या लगा? 20 लग गया, तो ये सब क्या है? शतांशीय मान को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सब किसके? शतांशीय मान की इंडिकेट करते हैं। और दशांश मतलब होता है डेसिमल। दशांश किसका इंडिकेट करता है? डेसिमल का। तो यह किसके? 10 बराबर भागों में बांटता है। यह किससे? 10 बराबर भागों में बांटता है मेरे दोस्त, ठीक है। ये भी आप जान गए होंगे, दशांश। अब आ जाइए चतुर्थ मान। चतुर्थ मान क्या होता है मेरे दोस्त? चतुर्थांश मान जो होता है वह Q1, Q2, Q3 और Q4 ही होता है। Q4, इसका अर्थ होता है 25, इसका अर्थ होता है 50, इसका अर्थ होता है 75 और इसका अर्थ होता है 100, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब विचलन के प्रकार कैसे होते हैं मेरे दोस्त? तो 4 प्रकार के होते हैं विचलन। कौन कौन? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक परास होता है, ठीक है। एक होता है चतुर्थांश,
नोट करते चलिएगा। चतुर्थांश और एक है माध्य विचलन और एक है मानक विचलन। ठीक है मेरे दोस्त, एक है मानक विचलन। क्लियर हो गई? ये सब आपको क्लियर हो गई होगी मेरे मित्र। ठीक है, तो ये जान लीजिए चार तरह के क्या होते हैं हमारे, चार तरह के हमारे क्या होते हैं, विचलन होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देखते हैं। विचलनों के प्रकार हैं तो कौन कौन विचलन हैं, तो प्रसार, मध्यमान, चतुर्थांश यानी, और एक और आ जाए मानक, तो वो भी हो जाएंगे, यानी डी नंबर इसके सभी हो जाएंगे। विचलन के मापों में सबसे सरल माप है कौन सा सबसे, तो प्रसार सबसे सरल माप है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आ जाइए, प्रसार सबसे सरल माप है। ठीक है, माप जो है प्रसार का माप जो है सबसे सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब विभिन्न अंकों के मध्यमान दूर दूर फैले रहते हैं तो विचारणशीलता होती है। किसकी विचारणशीलता होती है, सी, अधिक विचारणशीलता होती है। किसकी होती है, अधिक विचारणशीलता होती है मेरे दोस्त। ठीक है, मध्यमान मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसी तरह से निकला था, लेकिन अब देखो यार ईडी नोट्स में कुछ अलग आंसर दिया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में करना यार, जो ईडी नोट्स को मैंने वो मध्यमान निकालने वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने 2 भागों में डिवाइड करके, आप लोग जरा उसका आंसर करना क्या होगा। इसमें तो उसी तरह निकाला है यार, चतुर्थांश मैंने देखा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनने से पहले कुछ नोट होता है, उसके बाद ही क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त। अब देखो ये क्या करें, विचरणशीलता के अंक में विभिन्न अंकों को मध्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त a+b, मैंने बताया a+b सबको। ठीक है, अब आ जाओ, विचलन का अर्थ प्राप्ति के वितरण का फैलाव से है। यह फैलाव प्राप्त हो या केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। कथन है, किसका कथन है मेरे दोस्त, तो लिंड-क्यूस्टर। ठीक है मेरे दोस्त, लिंड-क्यूस्टर। चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम क्या है, तो मध्य चतुर्थांश। ये ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम मध्यमान चतुर्थांश प्रसार है मेरे दोस्त। किसने कहा कि मानक एक विशिष्ट संख्या द्वारा किसी संख्या खास परिणाम पर ही प्राप्त है या उससे विशेष अंग है मेरे दोस्त। किसने कहा मेरे दोस्त, तो फ्रीमैन ने। किसने कहा, फ्रीमैन ने। अब यहाँ से 1-2 फार्मूला जरूर आते हैं मेरे दोस्त, जैसे विचलन का फार्मूला पूछ दे, किसका, प्रमाणिक विचलन का, प्रमाणिक। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसमें आपको लगाना होगा एस डी प्रमाणिक है, इसको बोलते हैं एस डी। ठीक है, बराबर अंडर रूट सिग्मा d² n। ठीक है, क्लियर हो गई, n। ठीक है, जहाँ प्राप्त अंकों संख्या अधिक होती है उनकी आवृत्ति भी दी गई होती है। ठीक है, क्लियर हो गई। जहाँ प्राप्त मान की कुछ हम आपको क्वेश्चन लेकर हम आपको बता देंगे, समझा देते हैं आपको क्वेश्चन समझा दे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ फार्मूला किस लिए लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, वर्ग अंतराल और आवृत्ति। यहाँ क्वेश्चन दिया है 0.4, ये वर्ग अंतराल है, इसकी आवृत्ति कितनी है, 1 है। ठीक है, और फिर 5 से लेके 9 तक की आवृत्ति है, और इसका पॉइंट कितना है, 2 है। ठीक है, अब आ जाइए 10 से 14 है, और इसका दिया है कितना, 8। ठीक है, आवृत्ति है ये, और ये वर्ग अंतराल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैं 3 पे ही आपको यहाँ सोल्यूशन करके बताता हूँ, आप कितना भी लंबे हो उसको सोल्यूशन कर सकते हो। अब आ जाओ, इसका सॉल्यूशन क्या करना है, मानक विचलन हमें गणना करना है। क्या करना है, मानक विचलन को गणना करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक दूसरे को है, तो हम पहले नंबर देखते हैं। नंबर सबसे पहले हम इसको संचयी बारंबारता निकालते हैं मेरे। तो देखिए संचयी बारंबारता जो होता है 0 से 1, तो एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता में ये आवृत्ति को जोड़ते हैं, जैसे 1 है, 1 में हम ये 2 को जोड़ दिए, तो फर्स्ट वाला तो 1 ही रह जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 3, और तीसरा वाला, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दीजिए तो 11 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन रहे हैं, आपको संचयी बारंबारता आ रहा है। 1 में 0 जोड़िए, क्योंकि इसके कुछ आगे था नहीं, तो ये 1 का 1 हो गया। अब आप यहाँ क्या आ गया, 1 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया।
फिर ये 3 में आपको क्या यहाँ 8 दिख रहा है, ये आवृत्ति है, तो ये 3 में 8 जोड़ दीजिए आप, ये कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, संचयी विरामता निकालना है। और जो बच्चे 9th और 10th में पढ़े होंगे वो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश विचलन में हम क्या निकालते हैं, चतुर्थांश विचलन में ये हमें आवृत्ति निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मानक विचलन में थोड़ा आप लोग देखिएगा, मेरे यहाँ डिस्प्ले छोट है और पेन भी नहीं उतना अच्छा से चल पा रहा है, इसलिए मैं मानक विचलन को अभी रहने दे रहा हूँ। कोशिश करने था कि मैं आपको समझा दूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस पेन से मैं समझा पाऊँगा आपको। ठीक है, यदि कोशिश भी करूँ और फिर टाइम भी लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या था, कहाँ तक थे हम लोग, ये हो चुका था। अब आइए 9 नंबर टॉपिक, इंस्टीनियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक ने किसने लिखा था मेरे दोस्त, तो क्रॉनबैक ने। किसने लिखा, क्रॉनबैक। अभी मैंने बताया P25 क्या हो गया, नीचे होना चाहिए, नीचे 25%। अभी मैंने बताया था P25 P10, ये क्या है शतांशीय है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ भाव, कोटि में क्या अंतर है, कोटि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन। कौन है, स्पीयरमैन। ठीक है, सहसंबंध का गुणांक है सहसंबंध मेरे दोस्त, सहसंबंध से बात आती है निकल के थोड़ी सी। देखिए सहसंबंध क्या करता है मेरे दोस्त, 1 मिनट। सहसंबंध से ये बात निकल के आती है मेरे दोस्त कि जो दो चल राशियाँ, ठीक है, चर राशियाँ, वो क्या करती हैं, पारस्परिक संबंध जब बनाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और यह क्या काम करती है मेरे दोस्त, यह मनोविज्ञान में कार्य करने के समझ सकते हैं। इसको क्या करते हैं, मनोविज्ञान के कार्यकरण को समझने में इसकी मदद देती है मेरे दोस्त। क्या मदद देती है, मनोविज्ञान के कार्यकरण की समझने में हमें मदद देती है। और उनका उपयोग जो है मेरे दोस्त, इनका उपयोग क्या होता है, शैक्षणिक समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, किसका, सहसंबंध का। सहसंबंध का उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे दोस्त, तो शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। और क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है मेरे दोस्त, क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है मेरे दोस्त, क्या ज्ञात करते हैं, तो इससे हम गुण की मात्रा को ज्ञात करते हैं। गुण की मात्रा को हम क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे से कितना निर्भर है गुण की मात्रा जो है ना, मानो मेरा गुण और किसी और का गुण, दोनों आदमी का गुण एक दूसरे से कितने निर्भर है। ठीक है मेरे दोस्त, कितने मात्रा में निर्भर है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सहसंबंध को ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन और बनेगा, सहसंबंध यदि एक चर, मतलब बोलेगा कि यदि एक चर राशि में वृद्धि की जाती है, मतलब चर राशि को बढ़ा दिया जाता है, तो दूसरे चर राशि, क्योंकि ये दो सहसंबंध बन रहा है तो दो चर राशि जरूरी है, तो कह रहा है कि इसको बढ़ा दी जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे मित्र, तो ये क्या हो जाएगी, जब ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और जब ये घटेगी तो ये भी घटेगी। यह दोनों एक दूसरे क्या हैं, सहसंबंध कहलाते हैं मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। जब ये बढ़ी, मतलब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी, दूसरी या दोनों क्या होना चाहिए, चर राशि होना चाहिए। ठीक है, यदि एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि भी घटेगी। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दूसरी राशि जो घटेगी वो कब घटेगी, धनात्मक में घटेगी। ठीक है, धनात्मक में, ऋणात्मक में नहीं जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, और इसका न्यूनतम सीमा क्या है, -1 है। -1 जो आपको दिखने को मिल रहा है, क्या, -1, ए नंबर राइट आंसर। क्यू का अर्थ है, अभी मैंने बताया क्यू का अर्थ क्या हुआ मेरे दोस्त, 25वां भाग। मैंने अभी Q1 करके बताया, Q1 25वां, Q2 ये बताया था। तो आप देखिए मिल गया, देखने को मिल गया कि नहीं मेरे दोस्त, मिल गया। अब देखिए, और मात्रात्मक सहसंबंध जो होते हैं ना, या तो निगेटिव होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं, या जीरो होते हैं। ये 3 होते हैं मेरे दोस्त, या तो निगेटिव, या पॉजिटिव, या जीरो मेरे दोस्त। जीवन में पहली बार निगेटिव होकर खुशी आती है मेरे दोस्त। कब खुशी आती है, जब कोरोना टेस्ट होता है ना,
और उसमें निगेटिव होता है ना, तब खुशी आती है, नहीं तो हर जगह पॉजिटिव ही हम लोग सोचते थे। ठीक है, हम लोग हर जगह पॉजिटिव ही सोचते हैं, लेकिन एक जगह वहाँ भी है जहाँ, इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्त, इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन एक ऐसा अमूल्य चीज़ है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वसनीयता गुणांक की प्रभावती, ये देखिए मेरे दोस्त, ये मध्यमान और ये सब निकालने को आएगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना हार्ड करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने बस थोड़ा सा आपको हिंट दिया है, समझाने की कोशिश किया है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आ जाओ इसको, ये आपका आयु प्रसार भी हो जाएगा, परीक्षण की लंबाई भी हो जाएगी, अनुमान भी हो जाएगा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सहसंबंधक के गुणांक होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये गुणात्मक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कैसा होता है, ये गुणांक है तो गुणात्मक में ही होंगे। अब पूछा है कि दो चरों के पाए जाने वाले संयुक्त ओर से संकेत करता है मेरे दोस्त, संकेत करता है तो लेट रोक। यदि आपको लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं वो जो मैथ्स का कैलकुलेशन मेरे दोस्त नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो इजी नोट्स खोलें, उसमें सारे आप समझ लीजिएगा। कौन से इजी नोट्स, सब्जेक्टिव टाइप का इजी नोट्स खोलिएगा, उसमें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि उससे कोई आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप मेरे को फिर से कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम उसके रिलेटेड हम आपको वीडियो बना के भेज देंगे, अपलोड कर देंगे आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। अब भाई मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। पाई का मान तो आप लोग सब कोई जानता ही होगा, 3.414 या 22/7 भी दे दे तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामान्य क्या आ रहा है, समान वक्र बहुलक। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि समान वक्र ऐसा घंटीकार होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और देखिए ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सहसंबंध कैसा होना चाहिए, ये जो राशि जो होती है, ये घंटाकार समान वक्र होती है, तो वो कैसा होना चाहिए, यहाँ समान होती है मेरे दोस्त, ऊपर नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त, क्लियर हुई तो ये क्लियर हुआ आपको। देखिए क्वेश्चन बना यहाँ से कि समान बहुलक उत्साह, क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन एक मिनट, पाई का मान तो देख लिए थे हम, देख ले रहे हैं। हाँ, यहाँ कहेगा कि समान बहुलक वक्र होते हैं, समान समावना वक्र होता है, तो कैसा वक्र होता है, तो एक बहुलकी, कैसा होता है, एक बहुलकी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए ये वक्र कब जीरो हो जाएगा, शून्य कब हो जाएगा मेरे दोस्त, तो देखिए जब माध्य, ठीक है, माध्यिका बराबर माध्यिका, अब माध्यिका बराबर क्या हो जाए, बहुलक, तीनों एक बराबर हो, तो ये समान वक्र होते हैं। क्या होते हैं, समान वक्र होते हैं। जब तीनों कौन कौन, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर हो तो वो क्या होते हैं, समान वक्र होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, सामान्य संभावना वक्र का प्रतिपादन किसने किया था मेरे दोस्त, किसने किया था, मायवर राइट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समान संभावना वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है मेरे दोस्त, किस आकृति की होती है, मैंने बताया था ऐसे होती है। तो ये कैसा है, घंटा की तरह है, यानी घंटाकार है। ठीक है, अब आ जाओ समान संभावना वक्र की होता है मेरे दोस्त, किस पे होता है मेरे दोस्त, तो अंतःस्पर्शी होता है। यह किससे, अंतःस्पर्शी होता है, कैसा, अंतःस्पर्शी होता है। अब आ जाओ एक फॉर्मूला आपको क्वेश्चन दे देगा कि सामान्य वक्र का गुणांक क्या होता है, गुणांक पूछ देगा, गुणांक क्या है मेरे दोस्त, तो आपको आंसर लगाना है 0.263, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये पूछ दे कि m+μ का मतलब प्राप्त करने वाला भाग कौन सा होगा, तो ये होता है 68.26। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, 68.26। ठीक है, 1 मिनट और मैं कुछ क्वेश्चन देख लूँ आप लोग के लिए, क्वेश्चन देख लूँ, वही मीडियम वाला है आपको, तो थोड़ा मैथ्स आप लोग देख ही सकते हैं, ये भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन आप देख सकते हो मेरे दोस्त। अब मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया था, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाओ, मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया, ये वाला। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये जब m, ठीक है, बहुलक हो गया
तो मानिए ये टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी 68.26 है, लेकिन ये दोनों एक जगह बराबर होगा। 3.4 यहाँ भी होगा, 3.4 4 पॉइंट कुछ ले लो, 3.4 पॉइंट कुछ ले लो, ठीक है। तो ये जो वक्र होगा ना, ये जो वक्र होगा ये समान वक्र कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि दोनों की बराबर। और ये जो झुकाव आ रही है ये भी कितना आना चाहिए? 15 आ रहा है, 87 आ रहा है। फिगर देखने को मिल जाए 1587 आ जाए देखने को, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको आंसर लगाना है क्या? कि समान वक्र है, ठीक है, समान वक्र है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कुछ और देखने को मिल जाए, कुछ फार्मूले देखने को मिल जाए, तो फार्मूला तो आपको इजी नोट्स में भरा पूरा है मेरे दोस्त, आप लोग देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले मैराथन में। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, हम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग मेरी मेहनत को नहीं समझते हो मेरे दोस्त। यार समझा करो दोस्त यार, कब समझोगे? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले मैराथन में।